नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। किसका होगा राज तिलक, लगातार आप देख रहे हैं। आज तक पर मेरे साथ मौजूद है अंजना ओम कश्यप, मेरी सहयोगी। इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक इंडिया का ये जो एग्जिट पोल अब तक निकलकर सामने आया है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जहां बाजी मारती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुक कर लेते हैं। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ चुकी हैं। हिमाचली अंदाज में आपको बताएंगे सबसे पहले आंकड़े, लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं। कड़ी टक्कर के बीच हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त नजर आ रही है। तो कड़ी टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर बढ़त है तो कितने की बढ़त है, वोट शेयर क्या है, कितनी है सीटें? अर्पिता आर्या हमारी सहयोगी जुड़ गई। अर्पिता बताइए। शुक्रिया चित्रा अंजना। तो जो आपने बताया कि बढ़त यहां पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, लेकिन वो कितनी बढ़त है वो अब हम आपको बताएंगे। अब वो वक्त आ चुका है जब हम इस पर नजर डालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो हिमाचल के लिए यही था कि क्या यहां सत्ता बदलेगी या रिवाज टूटेगा। वोट शेयर सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी को जो वोट शेयर 42% वोट शेयर बीजेपी को और 44% वोट शेयर गया है कांग्रेस को। यानी यहां देखें तो 2% तकरीबन यहां बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई। और जो रिवाज बदलने की बात हो रही थी वैसा कुछ अभी फिलहाल ये एग्जिट पोल के माध्यम से नहीं दिख रहा। 2% आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को। और वहीं अगर आंकड़ों के हिसाब से 2017 यानी पिछली बार का देखें तो बीजेपी को 48.79% वोट शेयर मिले थे और कांग्रेस को 41.68 यानी 7% का वहां पर अंतर था। 2012 की अगर बात करें तो 38.47 ये बीजेपी का वोट शेयर उस वक्त रहा था और कांग्रेस का 42.81। अंतर देखेंगी तो 4%। वहीं 2007 में अगर आप देखिए तो 2007 में बीजेपी को 43.78 और कांग्रेस को 38.90 यानी 5% का डिफरेंस। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार बता रहे हैं वो ये कि बीजेपी को 42% और कांग्रेस को 44% यानी अंतर 2% का दिख रहा है। और ये खासियत हिमाचल की हमेशा से रही है कि यहाँ पर करीबन 4 से 8% के वोट शेयर के अंतर से ही यहाँ पर सरकारें बदल जाती हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और कुछ वैसा ही इस वक्त अगर आप एग्जिट पोल के माध्यम से देखें तो नजर आता है। तो ये वोट शेयर के हिसाब से हमने बता दिया, लेकिन सीट किसको कितनी एग्जिट पोल में मिल रही है वो आपको आगे हम जानकारी देंगे। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को 44% वोट का अनुमान है। 2% के गैप पर नीचे 42% पर भारतीय जनता पार्टी है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 2% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये सीटों में क्योंकि 4 से 5% का ज्यादातर वोट शेयर में फर्क रहता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वहां पर, लेकिन उसी में सीटें इतनी तब्दील हो जाती हैं कि जीत हो जाती। जल्दी से अर्पिता, सीटें आ गई, बताइए। तो अब कुल मिलाकर जो सीटें जिसका जिक्र कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की देखिए जरूरत है, 68 कुल सीटें। और यहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिवाज टूटने वाला नहीं है। अभी भी जनता ने वैसा ही मन बना रखा है जैसे 85 के बाद से बनाकर रखा हुआ है। तो अब जल्दी से आपको सीट दिखा देते हैं। यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से 24 से 34 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 30 से 40 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपके खाते में अभी 0 यानी अभी तक जो एग्जिट पोल है उसमें आपका खाता खुलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी 24 से 34 के बीच में, एक बार फिर बता दें 35 का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा। वहीं कांग्रेस 30 से 40 सीट जो है अभी कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। 2017 में बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी। 2007 में बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी। और इस बार जो आंकड़ा एग्जिट पोल में अभी कह रहा है, जिसे हम एग्जैक्ट पोल भी कह रहे हैं, उसमें बीजेपी को 24 से 34 यानी इसके बीच बीजेपी को सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीट जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अब इसके पीछे अब ये डिबेट और ये चर्चा हो सकती है कि क्या प्रियंका गांधी जिस तरीके से पूरे फॉर्म में हिमाचल प्रदेश में उतरी थी, चाहे वो रैलियां करनी हो, लोगों के बीच पहुंचना हो, क्या उसका असर है, या जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल
अभी 30 से 40 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को, और जाहिर तौर पर बढ़त भी यहां पर कांग्रेस को। अंजना चित्रा, जब आप एवरेज निकालें तो 29 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं और 35 सीटें कांग्रेस को। 35 ही चाहिए अगर सरकार बनानी है तो। 24 से 34 के बीच में आप एवरेज निकाल लीजिए, 29 सीटें होती हैं भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, वहीं 35 सीटों का एवरेज मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा है वहां। के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी, अगर यही एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मुबारकबाद आपको, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हिमाचल में, क्या प्रियंका गांधी का वहां पर कैंपेन, क्या वीरभद्र सिंह की लेगेसी, क्या प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य को आगे आने पर लोगों का एक इमोशनल जुड़ाव, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जयराम ठाकुर के खिलाफ, क्या वजह मानती हैं आप और क्या कहेंगी? बहुत मतलब नेक टू नेक मामला चल रहा है, लेकिन 35 तो साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल में। धन्यवाद आपका और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप दोनों को भी। आपकी कोलिग बहुत अच्छी लग रही है हिमाचली टोपी पहनकर, जाड़े का दिन है। आपने जो सवाल पूछा अंजना जी, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। जब हम जीते तो एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार था, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से वो इन्वॉल्व रही, वो अपने आप में एक कारण है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने लोगों के मुद्दे उठाए। हिमाचल में हमने ओपीएस जिसकी बात करी, ओल्ड पेंशन स्कीम की, या बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया, या जो हमने वहां पर महिलाओं का मुद्दा उठाया, वो क्लिक किया। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है इस समय देश में, और देश उकता चुका है भारतीय जनता पार्टी से, वो एक अलग विषय है। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा जिन विषयों को उठा रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, जो डिमांड है लोगों की और जो हमारी सरकारों ने करके दिखाया है, बिल्कुल वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। और लोगों से इमोशनल कनेक्ट होना ही चाहिए, यही तो पॉलिटिक्स का काम है। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी की मेहनत, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और जो मुद्दे विशेषता लोगों के हमने हिमाचल में उठाए, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बड़ी मांग थी वहां की, वो जरूर किया है। और मेरा अपना मानना, क्योंकि मैं हिमाचल में बहुत रही और घूमी हूं चुनाव के दौरान, ये नंबर इससे काफी बेटर होगा। ठीक है सुप्रिया जी, अब ये हमने पूछा लोगों से कि क्या सोचकर आपने वोट डाला है। इसका आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस एग्जिट पोल के अनुमान पर आपको यकीन है तो इस पर भी यकीन कर लेना चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि सबसे ज्यादा 23% लोगों ने कहा कि हमने विकास की वजह से वोट किया है। 18% ने कहा कि हम पार्टी लॉयलिस्ट है, जो कांग्रेस को वोट करने वाले हैं उन्होंने किया, जो बीजेपी के लॉयलिस्ट है उनको वोट किया। एमएलए कैंडिडेट की वजह से 15%, नरेंद्र मोदी के नाम पर कहा 10% लोगों ने कि हमने तो मोदी के नाम पे वोट किया है। महंगाई 9%, बदलाव के लिए 6%, बेरोजगारी के लिए 3%, 2% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया। सिर्फ आप ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे आगे कह रही हैं, लेकिन 2% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया, और उस 2% में भी 41% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया और 46 यानी 46% ने आपके लिए। तो मतलब अगर आप देखें, ओपीएस इतना बड़ा तो मुद्दा नहीं बनता है वोटिंग के दौरान। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। 3-3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, और जैसा कि मुझे लगता है मेरे पहले वाले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हैं, वोट छोटे हैं, ये वोट बहुत मैटर करता है। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग है आपका ये ब्रेकअप बताना। 23% लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट किया, मतलब उनको समझ में आ गया कि पिछले 5 साल में कमीशन और करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने असल विकास के नाम पर वोट डाला। और यह भी देखकर मुझे अच्छा लगा कि 15% लोगों ने एमएलए कैंडिडेट पर वोट दिया। तो जब हर जगह जाकर मोदी जी कहते हैं मेरे चेहरे पर वोट दे दो, वो परसेंट भी एमएलए कैंडिडेट से कम है। वो 10% है, 15% ने एमएलए कैंडिडेट पे दिया। मुझे लगता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये एक सुखद खबर है। अंततः सीट शेयर क्या होगा, वोट शेयर क्या होगा, असल मुद्दे क्या होंगे, ये जरूर आएगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर बता रही हैं सुप्रिया श्रीनेत जी। के शर्मा जी, देखिए लगातार वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं, और चूंकि हिमाचल में कुछ कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी खबरें आती हैं, दिल्ली में भी जबरदस्त ठंडी पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जब हिमाचल प्रदेश में जाती हैं, उन्होंने सीधा हमला किया प्रदेश सरकार पर, कहा 70,000 करोड़ का खर्च है प्रदेश पर,
5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली हैं। इसके साथ ही अपने आप को वो इमोशनली अटैच करती है वहां के लोगों से, और चूंकि उनका घर भी है शिमला में, तो उसका वो जिक्र करती हुई नजर आती है मंचों पर। उसका खामियाजा क्या उठा रही है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इन आंकड़ों में? हालांकि वोट शेयर आप 2% ही कम है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो कांग्रेस से आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा हाल क्यों हो गया बीजेपी का हिमाचल में? देखिए चित्रा जी, मैं आपके एग्जिट पोल का मैंने विरोध नहीं करूंगा, और बिल्कुल आपने जो दिखा रही है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा जितना वहां अनुभव रहा है, जितने समय तक मैं वहां रहा चुनाव के दौरान, और जो कुछ मैंने वहां देखा है चुनाव को, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ये आंकड़े में अंतर आएगा और हम वहां पर सरकार बनाने कंफर्ट मेजॉरिटी पर आ जाएंगे, और उत्तराखंड की तरह ही हम वहां पर सरकार बनाएंगे। उसके मैं एक आपको तर्क भी देता हूं, लॉजिक भी देता हूं, और बाकायदा उसके तथ्यों के साथ। आप चुनाव आयोग का आंकड़ा निकालिए पोलिंग का, अभी इसी पोलिंग का। इस पोलिंग में चुनाव आयोग ये बताता है कि 42 सीटें ऐसी हैं, 68 में 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं का पोलिंग जो है पुरुषों से 4.4% ज्यादा है। कुछ सीटें जिसमें 18 सीटें तो ऐसी हैं जो कि 18 ने जिसमें 7,000 से 8,000 वोट पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के पड़े हैं। और वहां पर महिलाएं तो आपको मैं वोट ये दे रही हैं यहाँ 42 पर सीटों का हिमाचल मैं में आंकड़ा भाई। बता, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट बिल्कुल शेयर मैं मिल रहा है महिलाओं का। मैं इसलिए आ रहा हूं, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूं ना, क्योंकि देखिए जितनी भी वहां पर डबल इंजन की सरकार हो या राज्य सरकार के जो कार्यक्रम रहे हो, उसमें जो है महिला केंद्रित वो वहां पर योजनाएं रही हैं। मैं यदि उदाहरण में भी कह दूं कि यदि वहां निःशुल्क सिलेंडर योजना था केंद्र का, तो उसके साथ में राज्य की भी योजना चल रही थी, जो लोग उससे छूट रहे थे उनको भी मिला है। घर घर बिजली की बात हो, नल से जल की बात हो, शौचालय की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, निःशुल्क अनाज वितरण का बात हो, इस सबकी की योजनाओं की केंद्र में अब आप गिना रहे हैं वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ना। ठीक है, रीना गुप्ता जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। एक जल्दी से एक और आंकड़ा, मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमने पूछा आपके अनुसार अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, ये सवाल जब जनता के बीच जाकर पूछा गया तो जो जवाब मिला, जयराम ठाकुर को 27% लोग, अनुराग ठाकुर को 4% लोग, एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 10% लोग, प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा चेहरा है उनको 5%, मुकेश अग्निहोत्री को 5%, विक्रमादित्य सिंह को 4%, सुखविंदर सिंह सुक्खू को 3% और एनी कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस 26%। जबकि आम आदमी पार्टी के लिए जब पूछा जाता है यही सवाल तो सिर्फ 2%। रीना गुप्ता जी, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में है, और यहाँ पर जब आपके सीएम कैंडिडेट को सवाल पूछा जाता है तो 2%। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर आपके कार्यकर्ता ही हो सकते हैं इसमें, अगर बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो। हिमाचल में क्यों गायब हो गई आम आदमी पार्टी? देखिए, अब फाइनली तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो भी कुछ होगा जनता जो जनादेश देगी उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर चाहे आम आदमी पार्टी जीते चाहे हारे, एक बात तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज बनी। आप देखिए, हाँ, आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दोनों भाजपा और कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में डालने पड़े। चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा रहा हो, चाहे महिलाओं को भत्ता देने का मुद्दा रहा हो, चाहे शहीदों के लिए जो राशि थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ करने का मुद्दा रहा हो। तो भले ही हम सत्ता में ना आ पाए हिमाचल में, लेकिन हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। तो जो मैच फिक्सिंग चलती रहती थी भाजपा की और कांग्रेस की हमेशा से, वो इस बार हमने एटलीस्ट इतना तो कर दिया कि मुद्दों की राजनीति हुई, मुद्दों की बात हुई, मुद्दे मैनिफेस्टो में आए। अब ये देखना होगा कि कौन जीतता है और वो एक्चुअली उन मुद्दों पे डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा से जो मैनिफेस्टो में लिखा है, बड़ी चीज होती है रीना जी, पंजाब में रहा हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। 2% वोट, 1 सीट भी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप ही लोगों ने मुद्दा इस बार हिमाचल में डिसाइड किया। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ साफ दिखाई दे रही है। 30 से 40 सीटें आना, यानी 35 का एवरेज, आराम से वो सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बड़ी अच्छी खबर आप लोगों के लिए आती हुई, क्योंकि एमसीडी में बुरी खबर है, अभी गुजरात के नतीजे आने बाकी है। लेकिन हरीश साहब, लग रहा है कि यहाँ पर मामला निकल लिया, लेकिन भाई बीजेपी कह रही है कि यहाँ तो पलटता रहता है मामला, तो इस बार आप ही की बारी थी।
हाँ, हिमाचल में बारी भी हमारी थी, लेकिन हाँ, हमारे लोगों ने बड़े एकजुट होकर के काम किया और भाजपा में बड़ा झगड़ा था जो पहले कभी कांग्रेस में होता था। और फिर दूसरी बात यह है कि हिमाचल के साथ भाजपा ने बड़ा बुरा किया। वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर जो है ये अग्निवीर योजना लागू हुई, उससे जो है हिमाचली सेंटिमेंट पर बड़ी भारी चोट पहुंची। एक्स सर्विसमैन जो बीजेपी के साथ खड़ा था पहले, वो लौट करके कांग्रेस के साथ आया और कई और फैक्टर भी काम किए। वीरभद्र सिंह जी के साथ लोगों की एक सेंटिमेंटल वो थी, अटैचमेंट था, उसने भी कांग्रेस की अपर हिमाचल में बड़ी भारी मदद की। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे थे जिससे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि हम 40 से ऊपर सीटें हिमाचल में जीतने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। आपने खुद ही कहा हरीश जी कि उनके अंदर बहुत झगड़ा था। 22 तो उनके बागी थे जो खड़े हो गए थे मैदान में उनको ये करने के लिए, तो उनके झगड़े ने उनको हराया या कांग्रेस की ताकत थी हराने में? और इमोशनल दाव क्या हुआ वीरभद्र जी के नाम पर, उनकी विरासत के नाम पर? हरीश जी, देखिए, यहाँ 4 फैक्टर्स काम किए हिमाचल के अंदर। पहला फैक्टर तो यह है कि हिमाचल बदलाव के लिए वोट करता परंपरा रही है। दूसरा फैक्टर यह था कि वहां प्राइम मिनिस्टर का इंप्रेशन खत्म हो गया जब बेरोजगारी कंपाउंड वो अग्निवीर योजना के साथ, क्योंकि ये योजना कंप्लीटली हिमाचल को और ये जितने हिमालयी क्षेत्र हैं उनको लगा कि हमारे खिलाफ है करके, तो उसकी वजह से नौजवानों में बड़ा भारी वहां गुस्सा था। तीसरा फैक्टर ये था कि जो झगड़े पहले हमारी पार्टी में होते थे, जिसके लिए कभी हम जाने जाते थे, वो सारी विशेषताएं इस समय जो है भाजपा में दिखाई देती थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारी परंपरा है या वहां पर नहीं, देखिए हमारी परंपरा है, जहाँ पहले से मुख्यमंत्री होता है तो वही नेता होते हैं, और जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं पहले से, तो वहां जब चुनाव होते, लेजिस्लेचर चुन करके आते हैं और पार्टी लीडरशिप के सहयोग से जो है वहां वो चुनते हैं। लौट रही हूं मैं। एक बार जयराम ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं अपने दर्शकों को। मैं निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट हूँ। आखिरी सवाल सर, गुजरात में क्लियर विन दिखा रहे हैं बीजेपी की एग्जिट पोल। ये स्वाभाविक रूप से गुजरात एक तरफा चुनाव है, वहाँ दूसरी पार्टियां वहां पर बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कांग्रेस बहुत नीचे आएगी, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अपने वोट लेगी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहां पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। धन्यवाद। जीत का दावा कर रहे हैं हरीश जी, वो दोनों ही जगहों पर, हिमाचल में भी और गुजरात में भी जीत का दम भर रहे हैं। उनको दम भरना ही चाहिए, लेकिन उनके जो दम भर रहे हैं उसमें अब वो दम है नहीं, वो शक्ति है नहीं, वो एक औपचारिकता निभा रहे हैं। और हमारी बात में दम है क्योंकि हम फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं क्यों हम 40 से ऊपर जाएंगे करके। हरीश रावत जी, लेकिन एक आंकड़ा है जयराम ठाकुर से जुड़ा हुआ, उसमें ये बताता है, जब हमने पूछा कि हिमाचल प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आपकी पसंद कौन है, तो जयराम ठाकुर को सबसे ज्यादा 27% लोग अपनी पहली पसंद मानते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता बहुत पीछे रह जाते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी कैंडिडेट दे दे, 26% लोग उस पर मोहर लगाते हैं। तो यहाँ पर जयराम ठाकुर तो कम से कम 27% के साथ नंबर 1 बने हुए हैं वहां पर। देखिए, ये जो 26% लोग कहते हैं कि कांग्रेस किसी को भी चेहरा दे दे, वो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखिएगा, इस तरीके का फैक्टर कहीं और नहीं काम करता है। तो इसका मतलब है हिमाचल की जनता डेस्परेट थी। 26% लोग डेस्परेटली ये देख रहे थे कि भाजपा जाए, कांग्रेस जीते, चाहे मुख्यमंत्री कोई हो जाए। यही तो फैक्टर है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हिमाचल हम जीतने जा रहे हैं और 40 से ऊपर सीटें मिलेंगी। बागी विधायकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया प्रभु जी। हाँ, बागी ने तो पहुंचाया ही है, पर ये जो रिजल्ट दिखा रहे हैं उसके अंदर फिर से कहूंगा कि नेगेटिव वोट है बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के पास नेता ना होना, ये एक परंपरा भी है कि वहाँ बदलाव होता रहता है,
परंतु सबसे बड़ा फैक्टर जो आप भी कह रहे थे, 29 बागी कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए हैं और नेगेटिविटी इसलिए कि वहां पर डिवाइड इतनी हो गई थी बीजेपी पार्टी, और दिखाने के लिए वो पर कुछ नहीं था। आपने एक आंकड़ा दिया मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितने वोट उसकी वजह से बताएंगे, 10% शायद कहा आपने, ये बहुत लो, 10% 10% बहुत लो है। क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री वहाँ डबल इंजन बार बार कहते थे। देखिए अब जो पीएम का राज्यों के चुनाव में, अब तक ये एक लेसन, अगर ये आंकड़े सही हैं इस हिसाब से लगता है कि एक लेसन है, एक छोटे से स्टेट से मैसेज है कि मोदी जी के नाम पर केवल आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपका वहां पर लोकल नेता भी कोई ना कोई खड़ा करना पड़े। गुजरात में कितनी पॉपुलैरिटी, दिल्ली में जहां कॉर्पोरेशन में हार रही है बीजेपी, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो हिमाचल का संकेत क्या है? एक तो नेगेटिविटी बहुत है आपके पास, दूसरा जो है कि मोदी जी के नाम पर आप बहुत बार ज्यादा नहीं जीत सकते, जब तक कि डबल इंजन के अंदर क्या होता है कि डबल नीचे वाला आदमी भी उतना मजबूत होना चाहिए जितना पहले नंबर वाला है। पहला नंबर कौन है? मोदी जी पहला इंजन है या ठाकुर साहब नंबर 2 पे थे? जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर के बीच गलतफहमियों की खबरें भी बहुत सारी आई थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम आंकड़े देखें, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। ठाकुर ने शायद कांग्रेस को दिया, नहीं, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत तीनों ने बीजेपी को ज्यादा किया है, दलितों ने कांग्रेस को। हिमाचल के अंदर हमेशा ब्राह्मण जा रहा है चीफ मिनिस्टर, शांताराम जी जैसे देख लीजिए उनके हिसाब से, उसका ठाकुर तक ज्यादातर ठाकुर ही रहे वहां पर। आप देख लीजिए उसे बीजेपी के भी ठाकुर रहे रहते हैं, शांता कुमार जी को छोड़ करके परमार साहब से लेकर शुरू करने, तो वहां पर ठाकुर ही हमेशा रहे हैं। और पहली बार बीजेपी के अंदर 3 ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने, जहाँ पर एक यूपी में बने, एक आपने उत्तराखंड में देखे, और हिमाचल के अंदर भी बने थे। तीनों ठाकुर चीफ मिनिस्टर, पहले 3 कभी नहीं होते ठाकुर चीफ मिनिस्टर। बीजेपी से अगर कोई छिटका है तो ये दलित वोटर का छिटकना है, जिसमें सिर्फ 34% बीजेपी के साथ है और 52% चले गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। अगर यही होता, और मुस्लिम वोट तो है ही, 7% सिर्फ बीजेपी की तरफ है, तो 65% चले गए कांग्रेस की तरफ। वही ओबीसी में अगर आप देखिए तो ओबीसी में बीजेपी बेटर पसंद है, 46%, 46% है, 43% कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो गिरत है वहां पर, वो देखिए 50% बीजेपी की तरफ और सिर्फ 34% कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे थे, अपर कास्ट में आप देखिए तो मामला डिवाइडेड ही है, बल्कि जब बनिया वोट आप देखेंगे तो 52% बीजेपी की तरफ, 34% कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर शायद लोगों ने, जैसा हमने बताया भी, विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। नहीं, जो हरीश रावत जी बात कर रहे थे ना, 26% जो लोग कह रहे हैं कोई भी कांग्रेस का नेता बन जाए चीफ मिनिस्टर, हमें ये नहीं चाहिए। यानी 27% पॉपुलैरिटी आप बता रही थी ठाकुर साहब की यहाँ जगदीश सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, उसके मुकाबले में 26% अंधविश्वासी कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे को कोई भी बना दीजिए, हमारे को बदलाव चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैंने सुप्रिया जी का एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। सुप्रिया जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप पॉपुलैरिटी की बात कर रही हैं, आप एंटी बीजेपी वोट की बात कर रही हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो आज मेरे लिए बड़ा चिंता का दिन है, और चिंता का दिन इसलिए है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में सारी ताकत झोंक दी थी मोदी जी ने। एमसीडी का चुनाव भी उनके चेहरे पे लगाया जा रहा था और लोग नकार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी से लोग उकता चुके हैं, ये अपने आप में एक फैक्टर है। लेकिन हिमाचल की जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया और शायद इसमें थोड़ा सा दम्भ और अहंकार ने भी रोल प्ले किया है। मूलतः मैं पहाड़ से आती हूं तो मैं आपको एक बात बता सकती हूं, जब आप कहीं जाकर कहते हैं ना हम रिवाज बदलेंगे, तो लोग आपको धता बता देते हैं, और हिमाचल ने वो किया है आपके साथ। तो दम्भ करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए गलत है, और क्योंकि हिमाचल में जाके भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये भी एक कारण बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी, हमने जो वादा किया, जिस तरह से चुनाव लड़ा, जो मेहनत प्रियंका जी ने करी, जो मुद्दे हमने उठाए, वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी, ये सारे फैक्टर्स मिलकर आते हैं। कोई जादुई छड़ी चुनाव कभी भी नहीं होता है। ठीक है, शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इस समय आप जो दिखा रही हैं एग्जिट पोल, उसके आधार पर इस समय कांग्रेस ऊंची बातें कर रही है, करना ही चाहिए जब उनको ये दिख रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं आपके इससे सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है क्योंकि मैं उन जमीनी सच्चाइयों से बात कर रहा हूं और जो उस फीडबैक से बात कर रहा हूं। जहां तक इन्होंने प्रियंका गांधी की बात की, आपने बड़ी चर्चा की, इतना ही लगाव था, इतना ही सब कुछ था, तो मात्र 4 रैलियां, 1.5 महीने 2 महीने वो रही और केवल वो क्षेत्र में उनकी 4 रैलियां हुई। और अंजना जी, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि अंतिम दिन उनका चुनाव प्रचार समाप्त होने पर 3 बजे माल रोड पे रोड शो था। वहां 40 से 50 लोग इकट्ठे हुए, इसलिए वो रोड शो करने तक वहां नहीं आई और वो छोड़कर चली गई।
तो आप जो कह रहे हैं कि उनका इतना मेहनत इतना लगाव, मुझे तो नहीं दिखा। ओपीएस की जो जहां तक आपने बात किया, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वहां पर ओपीएस को लेकर जो भ्रम फैलाने की कांग्रेस ने कोशिश किया था वो पूरी तरह से वहां धाराशाही हुआ, क्योंकि वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी जानते हैं कि आपने मध्य प्रदेश में और अपने छत्तीसगढ़ में क्या किया। वहां पर आपने यही वादा किया था और आप वहां नोटिफिकेशन करके और कुछ नहीं कर पाए और आज तक किसी को दे नहीं पाए और बता भी नहीं पाए आप वहां पर कि आपने किया। अशोक गहलोत जी ने जरूर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैं ये कहता हूं कि वहां की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और केवल केरला के बाद यदि कोई सबसे शिक्षित इलाका है तो वो यानी क्षेत्र है तो वो हिमाचल प्रदेश है, और वो अच्छे से उन योजना लाभ को भी जानती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने विवादों का आपसी अंतरकलह की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि वहां तो कांग्रेस शायद अपने उसमें झांके थोड़ा सा, और आप लोग के भी जानकारी में होगा, सुक्खू जी का बागियों की मुसीबत तो थी ही ना सर, ईमानदारी से बात कीजिए। अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ा। बिल्कुल, सुन लीजिए, बागियों वाली तो मुसीबत थी। बिल्कुल अंजना जी, मैं इस बात को मानता हूं, निश्चित तौर पे बागी वहीं ज्यादा होते हैं जहां पर ये अंदाज होता है कि ये जो पार्टी जीतने वाली है, रिवाज बदलने वाली है, और इसलिए वहां पर लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं पार्टी से कि हमें सीट मिले, हमें लड़ने का मौका मिले, और वो आते हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि भाजपा एक जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी में यदि आप इस तरह से स्टेप लेते हैं तो आपके साथ कार्यकर्ता खड़े नहीं होते। आप खड़े हो सकते हैं, आप खड़े होना आपका हक है, आप खड़े भी हो जाइए, लेकिन वो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता उनके साथ में। कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बातों पर उस पर रहता है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि बागियों का हमें बहुत इफेक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन 22 बागी और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग किस तरह से सामने आई थी के शर्मा जी, ठीक है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया था। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बावजूद वो बागी चुनावी मैदान में उतरा और बागियों ने खेल बिगाड़ा है। 22 बागी रहे। विनोद जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर अब जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, यकीनन बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश से कतई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नाम पर एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी, दूसरी जब आप नरेंद्र मोदी के नाम पर पूछेंगे तो वहां पर एक बड़ी जनता बीजेपी को वोट करती हुई नजर आ रही है। यानी कि स्थानीय लेवल पर वहां पर खुद को कमजोर करने का काम स्टेट लेवल के पॉलिटिशियन की ओर से किया गया है। और मुझे याद आ जाता है, हाल ही में जब केदारनाथ के दौरे पर भी पीएम गए हुए थे, चंबा में महिलाओं ने उनको बुनकर जो ड्रेस दी थी वो पहन कर गए हुए थे, वही हिमाचली टोपी। तो एक मैसेज अपने कपड़ों के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोकल कार्यकर्ताओं को, बागियों को फोन करके उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय स्तर पर बीजेपी कमजोर रही। देखिए, हिमाचल प्रदेश मोदी जी के लिए गुजरात के बाद दूसरा उनका अपना प्रदेश रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो केंद्र की राजनीति में आए तो हिमाचल के प्रभारी थे, और हिमाचल में वो कॉफी हाउस अभी भी है जहां पर वो बैठकर काम करते थे। हिमाचल के एक गांव, एक शहर से वो लगे रहते हैं, परिचित हैं। इसलिए हिमाचल में जब वो गए तो उनके अपना पर्सनल कनेक्ट भी होता है मोदी जी का हिमाचल में, जैसे गुजरात में पर्सनल कनेक्ट है वैसे उनका हिमाचल में पर्सनल, अब तो उत्तर प्रदेश में भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में अगर एग्जिट पोल के नतीजे इस तरह से आते हैं और एग्जिट में बदलते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि जो हार उसकी हुई है तो उसके पीछे जो झगड़ा उनका था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अनुराग ठाकुर, जयराम और अभी हरीश रावत जी पता नहीं जुड़े हमारे साथ, नहीं जुड़े हैं, अभी नहीं है, वो चले गए हैं। वो कहते हैं हमने झगड़ा हमारे यहाँ नहीं होता, तो हिमाचल में हुआ। ईमानदारी से, पुराने नेता है ना, ईमानदारी से बोल देते हैं। उत्तराखंड में जो झगड़े से कारण वो हारे, वो झगड़ा उससे सबक उन्होंने हिमाचल में लिया तो अपनी पार्टी को संभाले रखा। कई बार लगा कि अपनी कहानी वहां सुना दे रहे हैं वो हिमाचल के बहाने। चलिए, अपनी पीड़ा जो है उन्होंने हिमाचल के बहाने सुना दी है। रीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीना जी, आप कह रही हैं कि आप ही लोगों की वजह से तमाम एजेंडा डिसाइड हुआ चुनाव का, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए ना, आप 2% वोट्स मिलना और सीट एक भी नहीं मिलना अपने आप में एक संकेत है कि वहां की जनता ने आपको इस बार नकार दिया है पूरी तरह से। तो ओपीएस तो मतलब बहुत पुराना मुद्दा, ऐसा थोड़ी है कि आपने उठाया है इसको अचानक। नहीं अंजना जी, अब जो भी रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं लगता कि जो एग्जिट पोल में आ रहा है इतना खराब रिजल्ट रहेगा, इससे बेहतर रिजल्ट रहेगा। और जो भी रिजल्ट रहेगा, हम हिमाचल प्रदेश में लगातार बने रहेंगे, जनता के बीच काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे जनता की, और धीरे धीरे अपना संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएंगे। लेकिन अंजना जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है। आज से पहले सब ये बोलते थे कि सरकारी स्कूल कभी सही नहीं हो सकते, फ्री बिजली कभी नहीं मिल सकती, लेकिन ये सारे काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाए हैं। आज की तारीख में अगर अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया जाए तो जनता का उनके ऊपर बहुत भरोसा होता है, क्योंकि ये उनका नाम इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं।
और जैसा मैं पहले कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे, जो एजेंडा हमने सेट किया कि बिजली, महंगी बिजली जो है वो दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में आया, महंगाई भत्ता महिलाओं के लिए वो मैनिफेस्टो में आया, शहीदों के लिए सम्मान राशि दोनों उसमें मैनिफेस्टो में आए। तो ये जो जनता के मुद्दे थे जो अभी तक दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो से आप ठीक है, अगर जयललिता का नाम लिखा जाता है हमेशा कि किस तरह से दक्षिण की पार्टियां रेवड़ियां बांटती रही, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने जो ये भारतीय राजनीति को बहुत बड़ा योगदान दिया है। सब फ्री बिजली की बात अब करते हैं अपने अपने मैनिफेस्टो में। मैं लौट रही हूं आपके पास। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सोनिया जी ने जिताया कि राहुल जी ने जिताया कि प्रियंका जी ने जिताया, किसने जिताया, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने? सवाल बेतुका है तो इसका मैं जवाब नहीं दूंगी और आपको बताती हूँ क्यों नहीं दूंगी। इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि जब कांग्रेस की जीत होती है तो किसी तरह से अभी आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया सुप्रिया मैं बता रही हूँ आपको, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। अभी आपने प्रियंका जी का नाम लिया लेकिन राहुल जी का नाम नहीं लिया। क्यों परेशान हो रही अभी आपके पहले जो प्रवक्ता बैठे थे, नहीं सुप्रिया जी, आपके पहले जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन का पूरे देश में असर हो रहा है। अगर आप बोल चुके तो मैं जवाब दूंगी। आप मेरा जवाब रिवाइंड करिए, पहला आंसर। और मैंने उसमें कहा कि प्रियंका जी की मेहनत और उनका इन्वॉल्वमेंट इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर रहा, और उतना ही बड़ा फैक्टर वो रहा जो भारत जोड़ो यात्रा में हम मुद्दे उठा रहे हैं। आपका सर्वे क्या दिखा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आज लोग जागरूक हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, और इसमें मुझे जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव बहुत सारे पैरामीटर्स पर लड़े जाते हैं, लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। मैं खुश हूं कि हिमाचल में जीत लोकल मुद्दों की हुई है, हिमाचल में जीत असल मुद्दों की होगी, और मैं बार बार कहूंगी जीत का फासला बहुत बड़ा होगा। मैं एक बात और कहूंगी और पूरे सर्वसम्मान से कहूंगी, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तो जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए, ज्यादा बड़ा आत्मचिंतन आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। जब आप सोलन के रोड शो में पंजाब के शिक्षकों को बोलते हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, तो याद रखिएगा वो लोग भी समझते हैं कि आपकी असल राजनीति क्या है। ये जो वोट काटने की राजनीति करने के लिए आप दिल्ली से निकले हैं, दिल्ली की जनता आपको मैसेज दे रही है, दिल्ली में रहकर काम करिए पहले, बाकी जगह हम लोग क्या फेटा बांधना बोला जाता है, बाद में जाइएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि गुजरात में भी वो मुंह की खाएंगे और हिमाचल में जैसा 2% वोट शेयर नहीं आएगा। के शर्मा जी से मैं जवाब लूंगी बीजेपी को लेकर जो सवाल आपने पूछे हैं। आज तक पर बस कुछ ही देर के बाद गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। 27 सालों के बाद क्या एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए बीजेपी की वहां पर वापसी होगी या फिर तस्वीर इस बार बदल जाएगी? बस कुछ देर का और इंतजार, वो आंकड़े आपके सामने होंगे। लेकिन के शर्मा जी, आपके पास आते हुए 2021 में हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में जब बीजेपी की हार हुई थी, तब माना गया था कि महंगाई के मुद्दे पर वहां की जनता ने चोट किया है, और आज जो एग्जिट पोल इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसमें भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका जिक्र सुप्रिया भी कह रही हैं। वो उनका ये कहना है कि लोकल मुद्दों पर इस बार का चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश का, और कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो आगे आने वाले वक्त के लिए भी ये बड़े खतरे के संकेत हैं बीजेपी के लिए। शर्मा जी देखिए, चित्रा जी, चुनाव के दौरान जो है बहुत से मुद्दे होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये होती है उसमें कि उन मुद्दों के प्रति जो है जनता का विश्वास किस पर होता है, जनता का विश्वास किस पर है कि उस मुद्दों का समाधान करे, उसके नेतृत्व के प्रति उसका विश्वास क्या है। और पूरे यदि आप देश के भी अभी जितने चुनाव पीछे हुए हैं और आगे भी, उसमें यदि आप एक बात देखें तो एक बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है, विश्वसनीयता उसकी समाप्त हो चुकी है और उसके प्रति विश्वास बचा ही नहीं। आपको यदि इसके उदाहरण में मैं एक छोटी सी बात भी कहूं, सर एग्जिट पोल में तो उनकी सरकार अगर बन रही है तो उन पर विश्वास है ना, आप पर नहीं है। मैं अंजना जी केवल इतना सा बात आपको कहता हूं कि इसके साथ एक एनालिसिस और कीजिएगा कि इसके पिछले वहां जो सरकारें बनी हैं, जब वहां पर बदलाव हुए हैं तो कितने बड़े स्तर पर बदलाव हुए।
जब चेंज हुआ है तो एक या दो चार सीटों का डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सीटों का डिफरेंस जो है इन राज्यों में होता है। लेकिन इस बार एग्जिट पोल में वो नहीं दिखा रहा है, मैं उसको लेकर वो नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मेरे पास जो फीडबैक है और जो हम इतने बड़े कार्यकर्ता की जो पार्टी है वहां से जो हम फीडबैक लेते हैं, तो निश्चित तौर से मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि हिमाचल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। और इसलिए बन रही है कि ठीक कहा इन्होंने, लोकल मुद्दे जो है, लोकल मुद्दे तो कांग्रेस ही नहीं समझ पाई, वहां कांग्रेस ही बता दे वहां लोकल मुद्दे क्या थे। लोकल मुद्दे के अलावा जो वहां पर मूल रूप से जो इन्होंने उठाने की कोशिश भी की, तो वो जो ओपीएस का बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि हिमाचल जो है सेनाओं से सबसे ज्यादा सैनिक वहीं रहते हैं। ओआरपी का भी मुद्दा वहीं का, ओआरपी देने का काम किस, सुन लीजिए, अग्निवीर योजना के अनाउंसमेंट का भी नुकसान हुआ। कहता हूं बिल्कुल गलत है, ये आकलन बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अग्निवीर योजना से तो हमको वहां लाभ हुआ है, और ओआरपी जो वहां पर घर घर में पहुंचा है, जो केंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण जो है आज वहां के पूर्व सैनिकों को जो लाभ मिला है, उनका भी आशीर्वाद हमको भरपूर मिलने वाला है। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि वहां पर जिस ढंग से हमने काम किया है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी, मैंने कहा जो लोग छूट गए लाभार्थी से, उन लाभार्थियों में राज्य सरकार ने अपनी योजना चलाकर लाभार्थियों को लाभ दिया है। इस कारण से मुझे विश्वास है कि वहां पर जो डेवलपमेंट के काम हुए उसके आधार पर हमको मिलेगी। अब वोटिंग हो गई है, कितना काम किया नहीं किया, जनता का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं गुजरात के चौंकाने वाले नतीजे। ठीक है, लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान क्या कहता है गुजरात के बारे में, क्योंकि गुजरात को लेकर सबसे ज्यादा देश में नतीजों पर लोगों की नजर टिकी हुई है। 8 दिसंबर को असल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल, जिसे अब दूसरा नाम एग्जैक्ट पोल भी दिया गया है, आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको यही बता रहे हैं कि आज तक पर एग्जिट पोल चौंकाने वाला आने वाला है। यहाँ तमाम पार्टियां जो बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उन सब का क्या होगा, सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन बहुत सारे बिंदुओं पर, क्योंकि गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला की जमीन भी इस देश में बनी है, तो दूसरी तरफ विकास की भी बहुत बड़ी वो एक तरह से पॉलिटिक्स का गुजरात मॉडल का जिक्र होता है। इसी गुजरात में पटेल समुदाय की राजनीति पर जो असर है उसका भी जिक्र होता है कि 40 से ज्यादा सीटों पर वो असरदार है। पिछली बार इन्हीं पाटीदारों की नाराजगी का असर होता कि बीजेपी को 99 पर सिमटना पड़ा था। इस बार लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 27 साल का या फिर प्रो इनकम्बेंसी जिसका दावा बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैक्टर बने, नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, क्या ये हिंदुत्व पर एक बार आम आदमी पार्टी का कहीं से भी काम आएगा। कांग्रेस कहती रही हम साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वोट कैंपेन रणनीति या फिर बड़ी चूक। जो अरविंद केजरीवाल ने लिखकर नतीजे दिए, उनकी स्याही सच या फिर गलत। दूसरी तरफ बीजेपी के उस दावे में कितना दम कि प्रो इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी। तो अब गुजरात की बारी आने वाली है और गुजरात के बारे में हम आपको बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पुरुषों से महिलाओं से अलग अलग वोट किए हैं। हर वर्ग में पूछे हम कि क्या है उनकी राय, किस पार्टी की तरफ वो जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़े हैं। अब हम गुजरात के कुछ ही देर में आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं और फिर लिए चलेंगे राजीव, हमारे सहयोगी गुजरात के आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आपने देख लिया, दिल्ली एमसीडी हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिख रही है हिमाचल प्रदेश में। मुझे लगता है कुछ सेकंड्स का इंतजार है। सुप्रिया आप हाथ उठा रही थी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी सरेंडर करने को शर्मा जी तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है। अब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का आई थिंक राइट और अधिकार सबको है, बिल्कुल देखने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि जो एक्चुअल नंबर आएगा वो 40 से बहुत ज्यादा आएगा। एक छोटी सी बात हिमाचल के लिए जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि हिमाचल का प्रोपोर्शन ऑफ लोग, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस जो लोग आर्मी में जाते हैं, वो देश में हाईएस्ट है। और वहां पर जब आपने ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाए, उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। और ये मैसेज है इस देश की जनता का कि जब जब आप गलत नीति बनाइएगा तो जनता उसका प्रतिकार जरूर करेगी। आप सुनना चाहिए, अच्छी बात है, ना सुनना चाहिए अलग बात है, लेकिन
एक बात ये भी अंजना जी याद दिलानी जरूरी है, और आप लोगों ने ये कवर भी किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में कहा था कि मेरा चेहरा देखकर वोट दो, और अगर यहां पर वोट नहीं मेरे उस पर पड़ेगा तो ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा। मोदी जी ने अपने चेहरे पर वोट मांगा था, उसको भी नकार दिया है जनता ने। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आज। शर्मा जी, इस पर रिस्पॉन्स आपका? एक छोटा सा रिएक्शन दे दूं मैं इनका। नहीं, मैं इतना सा बता दूं, सेना की बात करना कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से अच्छी बात नहीं लगती मुझे। जो सेना के चीफ कमांडर को गुंडा कहते हो, जो एयर स्ट्राइक और उस पे सेना से सबूत मांगते हो, और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि सेना उनके साथ खड़ी हो रही है, सेना के लोग? क्योंकि यही लोग हैं जो सेना का अपमान करते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन घिसे पीटे नहीं है जनाब, आप ये आपके कुकृत्य जो है आपके। अब बीच में मत बोलिए सुरेंद्र जी, एक करके सुप्रिया जी, बीच में ना बोले। बोलिए। मैं आपको इतना कह दूं कि आपके जो ये इतिहास है ना, आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके माथे पर ये चपक के दिखते हैं कि इस तरह से सेना का जो अपमान है। रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर पर मैं आपसे आज भी कहता हूं कि यदि व्यक्तिगत वहां पर आप सर्वे भी कराएंगे तो आपको उसका लाभ, वहां के लोगों की अपेक्षा उससे जुड़ी है और उनको उसका लाभ दिख रहा है। ठीक है, आप प्रचार कर सकते हैं। अब लाभ हानि से आगे बढ़ते हुए आपके आगे हैं सामने माननीय मोदी जी की बात में एक बात कह के समाप्त करता हूं चित्रा जी। ठीक है, मोदी जी की जहां तक प्रश्न है, मैं आज भी आपको बता दूं कि हिमाचल की जनता और खासकर माता बहनें जो है वहां की, वो जो है मोदी जी के प्रति जितना अपनत्व उनकी रैलियों में दिखा या जाते हैं तब वो लोगों से जिस तरह से जुड़ाव है, जितना अपनापन हिमाचल की जनता का उनके साथ, वो दिखेगा आपको। भारी है, लेकिन फाइनल जो नतीजे एग्जिट पोल के ही सामने आए हैं उसमें बीजेपी पीछे है, इस बात को भी स्वीकारिए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ कुछ ही देर में। गुजरात का एग्जिट पोल हम देश के सामने रखेंगे। 27 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था उसको तोड़ेगी बीजेपी, जिसका दावा बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से गुजरात में किया गया है, या फिर अपने ही 127 सीटों का 2002 का आंकड़ा वो क्रॉस करेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी बना लेंगी वहां पर सरकार? क्या होगा गुजरात का? कुछ ही देर में वो आंकड़े रखेंगे। लेकिन प्रदीप जी हमारे पास आ गए हैं एक बार फिर से। प्रदीप गुप्ता जी, हिमाचल का आंकड़ा हमने देश के सामने रख दिया है। मार्जिन थोड़ा कम जरूर है, वोट प्रतिशत में 2% का ही फर्क है, लेकिन सीटों में जब वो कन्वर्ट होता है तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया जी का दावा है कि 40 सीटों को हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर बीजेपी फेल रही थी। जल्दी से इस पर एक टिप्पणी आपकी। नहीं, अब सुप्रिया जी बताएंगी वो तो कैसे आगे क्रॉस करेंगी, हमारा पोल तो ये कहता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यहाँ की एक विधानसभा में करीब टोटल 80,000 वोटर होते हैं और 75% लोगों ने भी वोट किया, तो इसका मतलब हुआ केवल 60,000। तो यहाँ पहाड़ों के ऊपर मार्जिन इतना कम होता है कि दावे के साथ किसी भी बात को कह पाना मुश्किल का। ठीक है सर, हिमाचल पे लौटेंगे बाद में अगर जब बीच में वक्त मिलेगा। लेकिन अब बारी गुजरात की है। गृह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी झोंकी है। सबसे पहले आपको बता दें, सैंपल साइज सबसे बड़ा बम्पर सैंपल साइज इसे कहिए, क्योंकि हमने 42,156 लोगों से बातचीत करके एक्सिस माइंड इस नतीजे पर पहुंचा है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, हमने 42,156 लोगों से बात करके अपना निष्कर्ष निकाला है। हम हर वर्ग में गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जाति के अनुसार एससी, देखिए सबसे पहले बीजेपी हम आपको दिखा रहे हैं 28%, वहीं कांग्रेस जो एसटी है उसमें 33% बीजेपी के साथ, ओबीसी में बहुत ज्यादा 57%, और वहीं ठाकुर जो है वो 47%। अब कांग्रेस की तरफ सब में देखिए आंकड़ा, लेकिन एससी यानी जो दलित वोटर है वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा है गुजरात में। वहीं जब आप एसटी पर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो वो ज्यादा बीजेपी के साथ है, सिर्फ 27% वहां पर है। लेकिन 22% देखिए कांग्रेस में, और वहीं पर 29% आपको दिख रहे हैं ठाकुर कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि बीजेपी से भी ज्यादा दलित आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे थे उसमें। अब हम कोली समाज आपको दिखा रहे हैं, सवर्ण दिखा रहे हैं और मुसलमान दिखा रहे हैं, जिसमें कोली समाज में देखिए 49% बीजेपी के साथ, 24% कांग्रेस के साथ, 19% आपके साथ। वहीं सवर्ण जो है वो 59% एक तरफा बीजेपी के साथ, 19 कांग्रेस, 15% आप। वहीं पर जब मुस्लिम वोट आप देख रहे हैं
तो वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार उस मुस्लिम वोट फिर से दिखा दीजिए एक बार, इसके बाद हम लेवा पटेल कड़वा पटेल पर आएंगे। एक बार ये वाला वोट परसेंटेज दिखा दीजिए, क्योंकि मुस्लिम्स एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। 54% मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस पार्टी के साथ रह गए हैं और 30% गए हैं आम आदमी पार्टी के साथ। तो क्या मुस्लिम वोट बट गया है पूरी तरह से, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को चला गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा नतीजों को, सीट्स को, वोट शेयर को, सबकी इस पर नजर रहेगी। और लेवा पटेल कड़वा पटेल आप देख लीजिए, और जो अन्य पटेल हैं, लगभग माना जाता है कि 18% के आसपास पटेल वहां पर मौजूद है गुजरात में। वो भी आप देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज बाय एंड लार्ज हमेशा से बीजेपी के साथ रहते थे पटेल। पिछले चुनाव में नाराजगी थी, पाटीदार आंदोलन, पाटीदारों को ओबीसी में शामिल करने का आंदोलन था, वो नहीं हुआ तो बहुत नाराज थे। और ये देख लीजिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में 45%, 45% बीजेपी के साथ और 48% शहरी उनके साथ हैं। 27% कांग्रेस के साथ हैं ग्रामीण, तो वही 24% शहरी हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर देखिए 20% अगर ग्रामीण उनके साथ हैं तो 21% शहरी हैं, और अन्य में आप देख रहे हैं 8 और 7 का बड़े संकेत मिलते हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम मुकामों में, अगर आप देख लें दलितों को छोड़ दे तो आगे दिख रही है हर मकाम पे। वहीं आप जेंडर के आधार पर देखेंगे तो महिलाएं 48%, 48%, लगभग आधी आबादी वहां बीजेपी के साथ, 44% पुरुष। कांग्रेस के साथ 27% महिलाएं, 25% पुरुष। आम आदमी पार्टी के साथ 19% महिलाएं, 21% पुरुष दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक जब हम ग्रामीण देख रहे हैं, शहरी देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, तो यही सीक्वेंस है। बीजेपी नंबर 1 पर, कांग्रेस नंबर 2 पे, आम आदमी पार्टी नंबर 3 पे, या फिर चौंकाने वाला कुछ मामला हो सकता है। क्या है वोट परसेंटेज, सीट शेयर, इन सब पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। मतलब अभी सस्पेंस मत खत्म कीजिएगा, अभी वोट शेयर और सीट मत बताइएगा, लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटना, 54% का कांग्रेस पार्टी के साथ जाना, आम आदमी पार्टी के साथ 30% के आसपास का जाना, क्या कह रहा है? मुस्लिम वोट क्यों बटा? नहीं, मैं आपके दर्शकों को एक छोटी सी चीज, जातिगत आंकड़े आप बताना चाह रही हैं तो ये बता दूं, गुजरात के संदर्भ में, गुजरात एक हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जहां पे सवर्ण जो है 30, ओबीसी 30, और जो बाकी 30 और 10% बचे, तो 10 आदिवासी, 10 मुसलमान, 10 दलित, यानी ये 30, और 10% में दूसरी छोटी छोटी जाति आ गई, कोली, ठाकुर और बहुत सारे लोग। तो 30-30-30। इसीलिए बीजेपी को, या हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला आप लोग कहते हैं गुजरात को, उसका संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट यही है कि इतनी बड़ी संख्या जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उसमें 30% सवर्णों की संख्या, बहुत बड़ा नंबर जो है इसके अंदर है। ओबीसी भी काफी है वहाँ पर, लगभग 30। अच्छा, 30 के आसपास, 30। तो सीएसडीएस के आंकड़े में मिले थे, उसमें वो कहते हैं 35 से 37% के आसपास वो बताते हैं कि ओबीसी भी वहां पर है, और उसमें से एक बड़ा तबका बीजेपी के लिए वोट करता है। लेकिन जैसा हमने पटेलों की बात की है, मैं मुस्लिम वोट पर एक बार फिर से आपको ला रही हूँ। मुस्लिम वोट का बंटना क्या संकेत दे रहा है? 54% अगर कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के साथ 30%। ये क्या बता रहा है? देखिए, लास्ट जो 2017 जिसको हम कहते हैं, पिछले कुछ 20-30 सालों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसका कारण था गुजरात के अंदर कि पटेल आंदोलन, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, ये सारे के सारे लड़के एक साथ आए थे, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस का गठबंधन जो है ट्राइबल पार्टी बीटीपी जो है उसके साथ था, हालांकि एनसीपी की एक ही सीट होती है उसके साथ था। तो एक बड़ा तबका यानी कि दलित, मुसलमान और आदिवासी ने बड़ी मात्रा में कांग्रेस को वोट किया था। लेकिन इस बार जैसे आपने मुसलमान की बात कही, मुसलमान जो पिछली बार 90% तक कांग्रेस और गठबंधन को वोट कर रहा था, इस बार 54 है, और 30% सेंध लगाइए आम आदमी पार्टी ने। ये कैसे हो गया? बार बार बिल्किस बानो के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही थी कि बिल्किस बानो पर आपके मुख्यमंत्री कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है मुसलमानों का आम आदमी पार्टी के पक्ष में, क्या है इसके नहीं? क्या है? एक हकीकत में आपको और बता दूं, हम लोग लगातार ट्रैक करते हैं, जो भी चुनावी स्टेट होते हैं उनमें हम लगातार ट्रैक करते हैं। तो 3 महीने पहले तक ये जो आंकड़ा है मुसलमानों का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रिवर्स था।
आम आदमी पार्टी को 50% के ऊपर मुसलमानों के वोट मिलते नजर आ रहे थे। दलितों के वोट भी 50 से 60% मिलते नजर आ रहे थे। आदिवासियों के वोट भी वहां तक भी आम आदमी पार्टी पहुंचती नजर आ रही थी। लेकिन पिछले दिनों में जब आम आदमी पार्टी ने बिल्किस बानो के केस के ऊपर अपनी चुप्पी साधी, एक बात हिंदुत्व गॉड्स या कह लीजिए लक्ष्मी और गणेश के फोटो को नोट की बात करी, तो जो एक्चुअल कंसिस्टेंसी है आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली के अंदर, खासकर जो उन्होंने कांग्रेस से ली है, वो उन्होंने सोचा दलित और मुसलमान ने कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ जा रहे हैं, ये तो वही आ गए जो पहले थे, जो बीजेपी हिंदुत्व की राजधानी करती है। जल्दी से रीना जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। रीना जी 2 लाइन में रिएक्शन। बिल्किस बानो, आप खुद एक महिला हैं, सुप्रिया श्रीनेत हो, हम सब हो, बिल्किस बानो का मुद्दा उठाते रहे। बिल्किस बानो पर आपकी पार्टी की चुप्पी क्या महंगी पड़ी? और ये जो हिंदुत्व कार्ड आप लोग खेल रहे थे कि नोट पर गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो लगनी चाहिए, वो उल्टा पड़ गया? देखिए अंजना जी, अभी फाइनल रिजल्ट तक मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी कुछ इसमें दिख रहा है अभी हमें एग्जिट पोल्स में, इससे कहीं बेहतर नतीजे आएंगे और उसके बाद पार्टी बैठ के करेगी एनालिसिस की कहाँ हम सही रहे, कहाँ हम गलत रहे। जहां तक बिल्किस बानो का सवाल है, बिल्किस बानो पे हमने आवाज उठाई, मैंने खुद बिल्किस बानो के इशू पे बोला कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ। तो ये कहना गलत होगा कि बिल्किस का इशू हमने नहीं उठाया। आपकी पार्टी लीडरशिप ने क्यों नहीं सुना फिर रीना जी? अब ये तो अलग अलग जो नेता हैं अलग अलग बातें उठाते हैं, अलग अलग आवाजें उठाते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बोलते हैं, हर नेता हर मुद्दे पे नहीं बोलता है। तो ये कहना गलत होगा कि हमने बिल्किस का मुद्दा नहीं उठाया। और अभी परसों तक वेट करना जरूरी है, फाइनल रिजल्ट देखिए।